प्रोग्राम अगर देखा जाए इनिशियली सबसे पहले स्टार्ट हो गया था करीब 1957-58 में। तब नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम के नाम से ये प्रोग्राम चल रहा था। सिर्फ मलेरिया एक डिजीज थी जो इसमें ऐड की गई थी, सिर्फ मलेरिया। उसी से ये चला, फिर नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम आया 1977 में। इस प्रोग्राम का नाम आ गया, जो मलेरिया से ही रिलेटेड था, मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन। और उसी में बीच बीच में एक एक डिजीज ऐड होती गई। नाम अभी मलेरिया का ही चल रहा था, लेकिन इसमें कुछ और दूसरी वेक्टर बॉर्न डिजीजेस ऐड होने लगी। 1992 तक जाते जाते इसमें 6 डिजीजेस ऐड हो चुकी थी। फिर 1997 में इसी प्रोग्राम को मॉडिफाई किया गया, रीनेमिंग की गई, इसका नाम पड़ गया इनहैंड मलेरिया कंट्रोल प्रोजेक्ट। और बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट चला था, ये ट्राइबल एरियाज के लिए था। वर्ल्ड बैंक ने इसमें अच्छा खासा पैसा लगाया था इंडिया में। और 2002 में आते आते इस प्रोग्राम का नाम हो गया नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। और 2005 से ये प्रोग्राम चला गया नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंडर में। और तब से ये कंटिन्यूअसली उसी के अंडर में काम कर रहा है। जो भी पॉलिसीज डेवलप हो रही हैं वो उसी प्रोग्राम के अंडर, उसी हेल्थ मिशन के अंडर में इसकी पॉलिसीज भी डेवलप होती हैं। तो एक पूरा टाइम लाइन है सर। 1953 1953 में पहला चला था नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। उसके बाद इसी को चेंज किया गया 1957 में, नेशनल मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम हो गया, माइलस्टोन है। अब इरेडिकेशन प्रोग्राम हो गया और बड़ा अच्छा चल रहा था, इसमें वही स्प्रेइंग हो रही थी। लेकिन हमारे यहाँ दिक्कत क्या, करप्शन मैंने बताया पहले ही ना। तो जो स्प्रेइंग के लिए जो इनको मिला था, चाहे वो डीडीटी हो या मैलाथियान हो, इसमें मिलावट शुरू हो गई। और एक वक्त ऐसा आया 1970 तक बहुत अच्छा अचीवमेंट हो गया था, ये था कि अब मलेरिया जो है वो हिंदुस्तान से एलिमिनेट हो जाएगी। लेकिन अचानक से 1976 में केसेस जो है 6 टाइम्स ज्यादा आने लगे इनिशियल स्टेज से। बहुत ज्यादा केसेस और बहुत ज्यादा डेथ फिर होने लगी। पता लगाया गया कि भाई साहब वहां पे जो स्प्रेइंग हो रही थी वहीं पे कमी थी। तो खैर उसी को फिर चेंज किया गया। फर्दर उसका नाम 1977 में मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन। और इसी बीच में, इन्हीं माइलस्टोन्स के बीच में एक एक और दूसरी जो डिजीजेस थी, टोटल टोटल इसमें 6 डिजीज हैं इस वक्त। एक वेक्टर बॉर्न डिजीज, उनको भी ऐड किया जाने लगा। 1997 में फिर आया इनहाइंड मलेरिया कंट्रोल प्रोजेक्ट। वर्ल्ड बैंक के थ्रू आया था, उन्होंने इसमें फंडिंग की थी। ट्राइबल एरियाज के लिए ये प्रोग्राम चला था। फिर 1999 में इसका नाम पड़ गया नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम। यही प्रोग्राम, एक ही प्रोग्राम है जो बार बार इसकी रीनेमिंग हो रही, नाम बदला जा रहा है। 2002 में नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। और 2005 में फिर यही एनवीबीडीसीपी जो है, इट बिकेम्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। और इसके बाद से फर्दर अब जितनी भी पॉलिसीज बनती हैं वो इसी एनआरएचएम के अंडर में बनती है, यहीं से इसकी फंडिंग होती है इसी प्रोग्राम के तहत। और यहीं से इसका पूरा प्रोग्राम को देखा जाता है, लुक आफ्टर किया जाता है। फर्दर इसमें टोटल 6 डिजीजेस हैं। इसमें टोटल 6 डिजीजेस हैं नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, यानी वेक्टर से रिलेटेड जो हिंदुस्तान में जो बहुत कॉमन डिजीज, उन्हीं को इसमें ऐड किया गया। मलेरिया सबसे कॉमन डिजीज थी, यहीं से प्रोग्राम ही स्टार्ट हुआ था। वेक्टर इसका क्या, फीमेल एनाफिलीज। फाइलेरियसिस, इसका जो वेक्टर है क्यूलेक्स क्विनकी फैसिएटस इसको कहते हैं, या क्यूलेक्स फैटिगेंस भी इसको कहते हैं। डेंगू का एडीज इजिप्टाई है। काला हजार, सैंड फ्लाई ना, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, फिर इसका भी क्यूलेक्स है, क्यूलेक्स ट्राइटेनियो रिंकस। और चिकनगुनिया फीवर एडीज इजिप्टाई है। अब इसमें एक चीज देखिए, सिर्फ काला हजार को हटा दीजिए, बाकी तमाम के वेक्टर्स क्या हैं, मॉस्किटोज है। अगर आप सिर्फ काला हजार को हटा दीजिए, इसका क्या है, सैंड फ्लाई है, फ्लेबोटामस। बाकी सबके वेक्टर क्या है, मॉस्किटोज है। तो एक सवाल ये भी बनता है कि नेशनल एनवीबीडीसीपी में जो डिजीज है उनमें से कौन से डिजीज का वेक्टर जो है वो मॉस्किटो नहीं है। तो सैंड फ्लाई वेक्टर है किसका, काला अजार का, ये मॉस्किटो में नहीं आता है। तो शुरुआत के प्रोग्राम्स को छोड़ देते हैं, एमपीओ से स्टार्ट करते हैं, मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन। 1977 से ये स्टार्ट हुआ था ना। तो 1977 में क्या किया गया कि जो मलेरिया इरेडिकेशन के लिए जो अटेम्प्ट्स हो रहे थे, जो चल रहा था, जो प्रोग्राम के तहत उससे पहले जो हम चल रहे थे, उसको बंद कर दिया कि भाई अब ये हमारे बस की बात नहीं है, हम ये अचीव नहीं, इसको इरेडिकेट नहीं कर सकते। तो क्या किया जाना चाहिए था, तो ये था कि अब इसको किसी तरह कंटेन किया जाए। जो इतनी ज्यादा डिजीजेज हो रही हैं, जितना प्रिवेलेंस हो रहा है मलेरिया का, इसको रोका जाए। इरेडिकेट भले ना कर पाए,
तो उसके लिए एक रिव्यू पॉलिसी आई, और उस रिव्यू पॉलिसी में फिर मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन इसको लॉन्च किया गया, और इसको लॉन्च करने के लिए दो चीजें रखी गई। एरियाज को इसमें डिवाइड किया गया बेस्ड ऑन एनुअल पैरासाइट इंडेक्स, एपीआई इसको कहते हैं। एनुअल पैरासाइट इंडेक्स, बेसिकली मुझे पहले मलेरिया पढ़ाना चाहिए था, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह पहले मलेरिया पढ़ लेंगे, इसको देख लेते हैं अभी। एपीआई वगैरह वहीं पे है ना। एरियाज वर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल पैरासाइट इंडेक्स। अब देखिए एनुअल पैरासाइट इंडेक्स किससे रिलेट कर रहा है, एनाफिलीज से या मॉस्किटो से, सॉरी मलेरिया से ना। तो बेस्ड ऑन एपीआई, अब एपीआई मोर देन टू और लेस देन टू, इसी की बुनियाद पे ये जो पूरा ऑपरेशन था एमपीओ 1977 में ये लॉन्च हुआ था, ये वर्क कर रहा था। इसमें बहुत सारे काम हो रहे थे। जो चीफ वर्क था इसका, सबसे इम्पोर्टेंट वो था रेगुलर इंसेक्टिसाइड स्प्रे, रेगुलर इंसेक्टिसाइड स्प्रेइंग। और ये जो रेगुलर इंसेक्टिसाइड स्प्रेइंग थी, इसको कहा गया था एट इंटरवल ऑफ 6 वीक्स, हर 6 हफ्ते के बाद रेगुलरली जो है इंटरवल में, 6 वीक के इंटरवल पे इंसेक्टिसाइडल स्प्रेइंग करनी थी। कहाँ पे, जहाँ पे उन एरियाज में जहाँ पे एपीआई मोर देन टू था, जहाँ पे एरियाज विद एपीआई मोर देन टू। अब यहाँ पे 6 वीक के इंटरवल पे ये तीन अलग अलग तरीके के इंसेक्टिसाइड थे जिनको रिकमेंड किया गया था फॉर स्प्रेइंग। अगर डीडीटी सबसे पहली थी, अब जाके ये पता चला कि डीडीटी में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट डेवलप हो गया। इनिशियल में सबसे पहले ज्यादातर इंसेक्ट्स के लिए डीडीटी को ही यूज किया जाता था। तो एरियाज विद नॉन रिफ्रैक्टरी टू डीडीटी, यानी जहां पे डीडीटी का कोई रेजिस्टेंस नहीं था, उस वक्त भी देखा गया। तो 1 ग्राम पर स्क्वायर मीटर स्क्वायर 2 राउंड में हर 6 वीकली जो है डीडीटी को स्प्रे किया जाता था। कहाँ पे, जहाँ पे एपीआई मोर देन टू था। अगर डीडीटी से रिफ्रैक्शन है, दैट मीन्स कि इसका क्या रेजिस्टेंट डेवलप हो गया। तो अल्टरनेट के तौर पे मैलाथियन लीस्ट टॉक्सिक में आता है, मैलाथियन ना। 2 ग्राम पर स्क्वायर मीटर इसके 3 राउंड है ना, 2 ग्राम पर मीटर स्क्वायर लैंड के हिसाब से इसकी स्प्रेइंग कराई जाती थी। और अगर मान लीजिए मैलाथियन से भी रेजिस्टेंट डेवलप हो गया, देन पायरेथ्राइड्स ना, 0.25 ग्राम पर स्क्वायर मीटर 2 राउंड, इसकी स्प्रेइंग करानी थी। कहाँ पे, उन एरियाज में जिनका एपीआई एनुअल पैरासाइट इंडेक्स मोर देन टू था। इसके अलावा भी कुछ काम और थे, कुछ चीजें और भी करनी थी, ऐसा नहीं सिर्फ यही करके छोड़ देना था। इंटमोलॉजिकल स्टडीज, ये देखना था कि यहाँ पे इंसेक्ट्स कौन से इंसेक्ट्स हैं, उनका क्या ब्रीडिंग हैबिट है, क्या ब्रीडिंग प्लेस है, वो सारी चीजें देखनी थी। इसके अलावा मलेरिया सर्विलांस, मलेरिया का सर्विलांस। अब मलेरिया सर्विलांस में देखिए होता गया ना, अब ये जो हमने एक्टिव और पैसिव सर्विलांस पढ़ा था सेंटिनल सर्विलांस के साथ, है ना? तो मलेरिया सर्विलांस किस में आता है, एक्टिव में या पैसिव में? पीछे वाला सब खत्म हो जा रहा है। मलेरिया सर्विलांस में ये होता था कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते थे वो हर 14 दिन के बाद डोर टू डोर जाके सैंपल लेते थे, उसकी स्लाइड तैयार करते थे, देखते थे कि इसमें फाल्सीपेरम है या नहीं है। तो अगर कोई डोर टू डोर नॉक करके जा रहा है, तो वो एक्टिव होगा या पैसिव होगा? ऐसे भी कुछ है। शाबाश, पूरा निजाम ही बदल गया। अब ये बताइए, अ, मान लीजिए मैं हेल्थ वर्कर हूँ, मैं अपने पूरे मोहल्ले में घर घर जाके पता कर रहा हूँ यहाँ बुखार का केस है तो मुझे उसका सैंपल लेना है, फिर मुझे उसकी स्लाइड तैयार करनी फिर है। यानी एक्टिव हेल्थ होगा। केयर जो है वो डोर टू डोर जा रहे हैं। तो वो कैसे पैसिव, पैसिव मतलब जब केस खुद आए हमारे पास। मैं डॉक्टर हूँ, मैंने अपनी एक क्लिनिक खोली है, कहीं पे बैठा हूँ, वहां पे जितने मरीज मुझे दिखाने आ रहे हैं वो क्या है, मेरा ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या है, पैसिव है। और मैं क्या करूँ, मैं एक अपना बैग उठाऊं और डोर टू डोर जाने लगूं, तो मेरा प्रोसेस क्या होगा ट्रीटमेंट का, एक्टिव। क्योंकि मैं जा रहा हूँ, जो हेल्थ केयर वर्कर है वो डोर टू डोर जा रहा है, दैट इज एक्टिव सर्विलांस, है ना। तो मलेरिया सर्विलांस जो एक्टिवली होता था एवरी फोर्टनाइटली, ये करना था कहाँ पे, एरियाज विद एपीआई मोर देन टू, एक्टिव सर्विलांस में आता है मलेरिया सर्विलांस, इसको याद रखिए। और फिर जहाँ वहां पे केसेस मिल रहे थे, उनकी स्लाइड भी तैयार करना, प्लस उनको ट्रीट भी करना था। रूरल एरियाज के लिए खास तौर से ज्यादा फोकस करना था। अर्बन में तो फिर भी लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते थे, रूरल एरियाज पे ज्यादा फोकस रखना था यहाँ पे। और जो लैब सर्विसेज थी, उनको पीएचसी लेवल से जोड़ दिया गया। जितनी भी लैब सर्विसेज थी एरियाज में, उनको पीएचसी लेवल पे, क्योंकि जो हेल्थ वर्कर्स थे बेसिकली वो कहाँ पे जाके रिपोर्ट करनी होती थी, उनको पीएचसी लेवल पे ही वो लेके जाते थे ब्लड सैंपल। वहीं पे उनको स्लाइड तैयार करनी होती थी, ठीक और थिन स्मीयर की, चेक करना होता था कि मलेरिया है, मलेरिया में फिर कौन सा है स्पेसीज।
इसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर डीडीसीज एंड फीवर ट्रीटमेंट डिपोज, ये भी था। हाँ, पीएचसी लेवल पे बाकायदा जो है, या कभी कभी ये होता था कि जो बड़े विलेजेस होते थे वहां पे भी ये ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और फीवर ट्रीटमेंट डिपोज को इस्टेब्लिश किया जाता था, ताकि लोगों को आसानी के साथ जो है मेडिकल सर्विसेज मिल जाए, फीवर का आसानी से ट्रीटमेंट हो सके। ये सारी चीजें किस में आ रही थी? फॉर एरियाज विद एपीआई मोर देन 2, लेस देन 2 के लिए थोड़ा सा कम कर दिया गया था, ये जो प्रोग्राम था हल्का हो गया था। अब वहां था कि अगर एपीआई मोर देन 2 है, बेसिक डिफरेंस देखिएगा, एपीआई अगर मोर देन 2 था तो चाहे तो डीडीटी, मैलाथियन या पायरेथ्राइड्स, तीनों में से किसी एक का 6 वीकली इंसेक्टिसाइडल स्प्रेइंग होनी थी, है ना। अब यहाँ पे क्या था? फोकल स्प्रे। फोकल स्प्रे यानी ऐसे एरियाज में जहां पे फाल्सीपेरम के केसेस मिल रहे हैं, जहां पे फाल्सीपेरम के केस मिल रहे हैं, वहीं पे सिर्फ जो है फोकल, उसी को कहते हैं, एक फिक्स्ड एरिया में फोकल स्प्रेइंग करनी थी, कि जहां जहां केस है वहीं वहीं स्प्रेइंग होगी, बाकी और जगहों पे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जहां पे एपीआई मोर देन 2 था वहां पे पूरे एरिया को कवर किया जाता था, है ना। साथ में एक्टिव एंड पैसिव सर्विलांस इसमें था। एक्टिव वही डोर टू डोर जा रहे हैं, और पैसिव अगर कोई बंदा आ रहा है उसको बुखार है, तो हमें ट्रीट करने के साथ साथ उसको ब्लड स्लाइड भी तैयार है, जो हमारे पास खुद चल के आ रहा है, पीएचसी पे आ रहा है, सीएचसी पे आ रहा है, तो वो पैसिव सर्विलांस हो गया, है ना। फिर प्रिजम्पटिव ट्रीटमेंट टू ऑल सस्पेक्टेड फीवर केस, जितने भी सस्पेक्टेड फीवर केस हैं उनको एक प्रिजम्पटिव ट्रीटमेंट देना ही देना था, प्रिजम्पटिव ट्रीटमेंट उन्हें देना था ना। और प्रिजम्पटिव ट्रीटमेंट के लिए कौन सी ड्रग यूज की जाती थी? मलेरिया के प्रिजम्पटिव ट्रीटमेंट के लिए क्लोरोक्विन, ना। इसके अलावा इंश्योरेंस रेडिकल ट्रीटमेंट टू दोज फाउंड पॉजिटिव ऑन ब्लड स्मेयर। अब जो ब्लड स्मेयर पे जिनका पॉजिटिव आ गया, यानी जिनको फाइनल डायग्नोसिस बन गई कि इनका जो है वो मलेरिया ही है, इनका जो बुखार का केस था वो मलेरिया का ही है, तो फिर उनका फुल कोर्स जो ट्रीटमेंट, जो मोडेलिटी बताएगी, बाकायदा इसमें ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है मलेरिया का, तो उसके अकॉर्डिंग उनको फुल्ली ट्रीट करना था। और साथ में एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ केस टू डिटरमाइन कॉजेटिव फैक्टर्स, थोड़ा सा उसको एपिडेमियोलॉजी को भी पढ़ना था उस एरिया की, कि क्या क्या पॉजिटिव फैक्टर्स हो सकते हैं आगे जिन पे हमें वर्क करना है। तो ये एरियाज विद लेस देन 2 था। अब एरिया एपीआई जो 2 से ज्यादा थे वहां पे दो चीजें थी, एक फीवर डिपो था और एक ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। क्या क्या काम होते थे उनके भी देखिए। फीवर ट्रीटमेंट डिपो में 4 काम हो रहा था ना। वहां पे बाकायदा जो है पीएचसी पे एक पर्सन को ट्रेनिंग दी जाती थी, जिसको ट्रेनिंग दे दी गई उसका नाम दे दिया गया फीवर ट्रीटमेंट डिपो के नाम से उसको रख दिया गया। ये पर्सन होते थे, पर्सन ना। इनका काम क्या होता था? ये एफटीडी होल्डर होते थे, फीवर ट्रीटमेंट डिपो होल्डर, एक आदमी है जो ये काम कर रहा है। उनकी पहले ट्रेनिंग होती थी कहाँ पे? पीएचसी पे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे। फिर इनका काम क्या होता था? कलेक्शन ऑफ ब्लड स्मीयर, सस्पेक्टेड केस है कोई, किसी को फीवर हो रहा है, उसका ब्लड सैंपल लेना था, ठीक। गिविंग प्रिजम्पटिव ट्रीटमेंट, उसको फौरन ही एक क्लोरोक्विन देना था ट्रीटमेंट के तौर पे बुखार के लिए। फिर एक चीज और है, इम्प्रेग्नेशन ऑफ बेड नेट्स, यानी इंसेक्टिसाइडल ट्रीटेड बेड नेट्स को भी लॉन्च किया गया था। तो इसमें बेसिकली यही था कि रूरल एरियाज में आपने देखा होगा, हिंदी में कहते हैं ना मच्छरदानी, बेड नेट ना। तो ये चीजें गांव में ज्यादा चलती हैं। तो उनको क्या किया गया कि उनमें कोई इंसेक्टिसाइडल चीज थी, ये कहा कि इसको मिला के इसको यूज किया जाए। और प्रमोशन ऑफ लार्विवोरस फिशेज, आप याद करिए, जब हम आर्थ्रोपोड कंट्रोल को हम लोग पढ़ रहे थे, तो लार्विवोरस फिशेज का नाम वहां पे आया था, नेचुरल कंट्रोल में या बायोलॉजिकल कंट्रोल में एक चीज ये भी आई थी ना। लार्विवोरस फिशेज को ज्यादा से ज्यादा जो है प्रमोट किया जाए, कि लोग जो है मछली पालन में ऐसी फिशेज को ज्यादा पालें जो लार्वा पे फीड कर रही है, सरफेस फीडर हो ना। जिसमें एक गम्बूसिया अफिनिस करके भी थी, जो खास तौर से जो सरफेस फीडर थी। और सरफेस पे किसका लार्वा होता था? एनाफ्लीज मॉस्किटो का, एनाफ्लीज मॉस्किटो पर। तो मलेरिया को कम करना है तो भाई जाहिर सी बात है एनाफ्लीज मॉस्किटो को ही कम करना होगा, है ना। तो सरफेस फीडर होती थी लार्विवोरस फिशेज, तो वहां पे उनका उनको प्रमोशन के लिए ये कहा गया कि गांव में जो तालाब हैं या जो लेक्स हैं, जो लोग काम कर रहे हैं मछली पे, तो उनको कहा जाए कि आप इस तरीके की मछलियां भी अपनी उसमें पॉन्ड्स में या लेक्स में डालिए। तो ये सारी काम कौन कर रहा था? एफटीडी होल्डर, फीवर ट्रीटमेंट डिपो होल्डर।
फिर आया ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, इसके 3 काम थे। खास तौर से अगर कोई एफटीडी नहीं है, वहां पे कोई फीवर ट्रीटमेंट डिपो नहीं है, तब ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को स्टैब्लिश करना था। इनका काम क्या था? ये नीचे के तीनों काम थे वही सेम है, बस यहाँ पे क्योंकि एफटीडी नहीं है, इसका कोई ट्रेनिंग नहीं थी, तो ये जो है ब्लड स्मेयर को कलेक्ट नहीं करता था। ब्लड स्मेयर को कलेक्ट नहीं करता था। बाकी ये तीनों जो है, इसका काम वही सेम था, गिविंग प्रिजम्पटिव ट्रीटमेंट, इम्प्रेगनेशन ऑफ बेडनेस एंड प्रमोशन ऑफ लार्विवोरस स्पीसीज। तो ये एरियाज डिवाइड किए गए एमपीओ में, मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन में। फिर आइए डायग्नोसिस, मलेरिया की डायग्नोसिस इस प्रोग्राम के मलेरिया कंपोनेंट के लिए, इस प्रोग्राम में मलेरिया की डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो बेसिक डायग्नोसिस थी, उसके लिए पेरिफेरल ब्लड स्मेयर, अभी हम बार बार पढ़ रहे थे कि सैंपल लेना है। तो पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में दो तरीके का स्मेयर तैयार किया जाता था, एक थिक स्मेयर, एक थिन स्मेयर। जो थिक स्मेयर होता था वो प्रेजेंस ऑफ मलेरिया बताता था, थिक स्मेयर सिर्फ इतना बता देता था कि हाँ मलेरिया का केस है। और थिन स्मेयर में क्या होता था, वो स्पेसिफिक होता था, यानी स्पेसीज के आइडेंटिफिकेशन के लिए, स्पेसीज के। तो थिन स्मेयर ये बताता है कौन सी स्पेसीज है ना, फाल्सीफेरम है, ओवेल है, वाइवेक्स है, या मलेरिया कौन सी वाली है, वो थिन स्मेयर बताता था। दो टाइप के स्मेयर बन गए, एक थिक स्मेयर। तो जो सिर्फ प्रेजेंस ऑफ मलेरिया बता रहा है वो हो जाता है सेंसिटिविटी को सिर्फ बता रहा है, सेंसिटिविटी मतलब मलेरिया है, दैट इज सेंसिटिविटी। और थिन स्मेयर स्पेसिफिसिटी, सॉरी ये मेरी जबान ही नहीं टूटती इसमें, पता नहीं, स्पेसिफिक है ये डिजीज को बताता था, स्पेसिफिक डिजीज को ये बताता था कि कौन सी स्पेसीज इसमें इन्वॉल्व है। अब वो फैल्सीफेरम भी हो सकती थी, वाइवेक्स भी, ओवेल भी, या मैलेरी भी, ये चारों कॉमन है। और इंडिया में अभी जैसे ये दोनों बहुत कम पाए जाते हैं, फैल्सीफेरम सबसे ज्यादा, उसके बाद वाइवेक्स सेकंड नंबर पे आता है मलेरिया के केसेस में। तो थिन स्मेयर जो वो स्पेसीज के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज, कौन सा स्टेन यूज करते थे जब ब्लड स्मेयर तैयार किया जाता था स्लाइड पे? तो जसवंत सिंह भट्टाचार्य स्टेन, जेएसबी स्टेन कहते थे, जेएसबी स्टेन इसको कहते, जसवंत सिंह भट्टाचार्य स्टेन, ये यूज किया जाता था। अब माइक्रोस्कोपी सेंटर भी चाहिए, जाहिर सी बात है भाई, स्मेयर बन रहा है, स्लाइड तैयार हो रही है, चेक किस में करेंगे? माइक्रोस्कोप में करेंगे। तो पॉपुलेशन, कितने पॉपुलेशन पे कितना माइक्रोस्कोप होना चाहिए पीएचसी पे, ये रिकमेंडेशन, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए हाईलाइट किया। 1 माइक्रोस्कोप पर 30,000 पॉपुलेशन एट पीएचसी इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में कितना होना चाहिए? 1 माइक्रोस्कोप पर 30,000 पॉपुलेशन एट पीएचसी इन रूरल एरियाज, एंड फॉर 50,000 पॉपुलेशन इन अर्बन एरियाज, है ना? ये चीज आई थी। फिर डिपिस्टिक टेस्ट, कुछ सिलेक्टेड एरियाज में एक रैपिड टेस्ट आया, जल्दी से, मतलब अब इसमें टाइम लगेगा। तो डिपिस्टिक टेस्ट जैसे आप लोग ब्लड शुगर चेक करते हैं ना, वो समझ लीजिए ऐसे ही डिपिस्टिक टेस्ट होता है, थोड़ा सा बस ब्लड उस पे लगाया और उसने फौरन बता दिया। तो डिपिस्टिक टेस्ट वही था। और डिपिस्टिक टेस्ट के लिए अब जाहिर सी बात है, स्मेयर कलेक्ट करना, प्रिजम्पटिव ट्रीटमेंट फॉरवर्ड या स्लाइड्स को भेजना, और डिपिस्टिक टेस्ट भी करने के लिए हमें एक आदमी की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है लिंक वर्कर। यहाँ पे मलेरिया के कंपोनेंट में याद रखिएगा, उसको जो हेल्थ वर्कर था उसका नाम दे दिया गया लिंक वर्कर। और ये जो लिंक वर्कर कहाँ के लिए ये इनको रखा गया? हाई फाल्सीफेरम केसेस में, जहाँ पे प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम के बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं, तो वहां पे लिंक वर्कर्स को रखा गया। फॉर 2,000 पॉपुलेशन एक लिंक वर्कर रखा गया, लिंक वर्कर पर 2,000 पॉपुलेशन इन हाई फाल्सीफेरम एरियाज, जिनका वही सेम काम था जो एफटीडीज का काम था। इसके अलावा हर गांव में एक फीवर ट्रीटमेंट डिपो होना चाहिए ना। अब आइए फाल्सीफेरम के लिए जो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग हो रही थी, रैपिड टेस्ट, है ना? कौन सा टेस्ट यूज किया जाता था कॉमनली? डिपिस्टिक टेस्ट, है ना? डिपिस्टिक टेस्ट में क्या है? हिस्टिडीन रिच प्रोटीन टू, एचआरपी 2 टेस्ट इसको कहते हैं। बेसिकली जो है ना, ये पाई जाती है किस पे? ये जो प्लाज्मोडियम होता है इसकी आउटर कवरिंग पे ये होता है, तो इसी को ये डिटेक्ट करता है। तो डिपिस्टिक टेस्ट यानी प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम हिस्टिडीन रिच प्रोटीन टू, एचआरपी 2 टेस्ट इसको कहते हैं। रैपिड टेस्ट था, आसानी से डायग्नोसिस हो जाती थी। लिस्टमैन स्टैन भी है, फील्ड स्टैन भी, एक्रीडीन ऑरेंज, ये सब भी टेस्ट है, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो इन्वॉल्व था मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन में वो यही डिपिस्टिक टेस्ट था। अब ये तो डायग्नोसिस हो रही है, अब तेजी के साथ आसानी से डायग्नोस करना था। फर्दर अब इसमें कुछ चीजें थी ना, कुछ ड्रॉबैक भी होते हैं हर चीज के, तो यहाँ पे भी थे। दो एंटीबॉडीज के लिए ये स्पेसिफिक था, हिस्टिडीन रिच प्रोटीन टू एंटीजन, इसी को ये देखता था। और रिजल्ट जो है 3 से
5 मिनट में इसके रिजल्ट आ जाते थे, 3 to 5 मिनट्स में। इजी था ना। और इसकी प्रिडिक्टिव वैल्यू भी, निगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू इसकी ज्यादा थी। अगर मान लीजिए वहां पे निगेटिव आ गया, दैट मीन्स कि ये मलेरिया का केस नहीं, लेकिन अगर पॉजिटिव आ गया तो फिर फर्दर ये भी तो देखना था कि कौन सा है। जरूरी नहीं है कि ये एकदम स्पेसिफिक हो जाए, है ना। और खास तौर से जब पैरासाइट लेवल कम हो, लो पैरासाइट लेवल, लेस देन 100 पैरासाइट्स पर ml ऑफ ब्लड, तो यहाँ पे इसका बहुत ज्यादा इफेक्टिविटी नहीं रह जाती थी। दूसरा आया एक ऑप्टिमल टेस्ट, जो इससे थोड़ा सा अच्छा टेस्ट है। उसका नाम दिया गया पैरासाइट स्पेसिफिक लैक्टिक एलडीएच डिपेस्टिक टेस्ट, है ना, लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज टेस्ट। डिपेस्टिक टेस्ट का थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन, इससे थोड़ा सा अच्छा है ना। पॉजिटिव इन फल्सीफेरम एंड वाइवेक्स पैरासिटिन में, सिर्फ इन्हीं दोनों में ये पॉजिटिव आता था, तो थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो गया। सिंपल एंड रैपिड एंड सुपीरियर टू HRP2, यानी हिस्टिडीन रिच प्रोटीन टू, जो ओरिजिनल डिपेस्टिक टेस्ट था उससे ये सुपीरियर माना गया। कौन सा? एलडीएच डिपेस्टिक टेस्ट, एलडीएच डिपेस्टिक टेस्ट। फिर आइए ईएमसीपी, यही लास्ट है। इन्हांस्ड मलेरिया कंट्रोल प्रोजेक्ट 1997 में ये चला था। और बेसिकली ये ट्राइबल एरियाज के लिए ही था, स्पेसिफिक था, है ना। वर्ल्ड बैंक ने इसको सपोर्ट किया था। 6 करोड़ ट्राइबल पॉपुलेशन थी हमारे 8 स्टेट में, हिंदुस्तान के, जो ट्राइबल एरियाज जहाँ जहाँ पे हैं जिन स्टेट्स में, उन्हीं के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था ना। तो टोटल 8 स्टेट्स, उसमें 100 डिस्ट्रिक्ट को मार्क किया गया, और उसमें 1045 पे 1045 PHCs पे ये चला, ये इम्प्लीमेंट हुआ था। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या थी पीएचसीज की, इन्हांस्ड मलेरिया कंट्रोल प्रोजेक्ट में? जहां पे ऐसी पीएचसीज को सिलेक्ट किया गया था जहां पे एनुअल पैरासिटिक इंडेक्स एपीआई मोर देन 2 आ रहा था कंटिन्यूअसली फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स। पिछले 3 साल से एपीआई मोर देन 2 हो वहां का। और जितने भी केसेस आ रहे थे मलेरिया के, उसमें फाल्सीफेरम के केसेस जो है मोर देन 30% अकेले फाल्सीफेरम के केस हो, है ना। और जो एरिया सेलेक्ट किए गए थे वहां पे 25% पॉपुलेशन मिनिमम जो है वो ट्राइबल होनी चाहिए, है ना। और खास तौर से उन एरियाज को भी टारगेट किए गए थे। इन्हीं में से ये भी एक क्राइटेरिया था कि जिनमें कंटिन्यूअसली जो है मलेरिया से डेथ हो रही है, वो उसकी रिपोर्टिंग हो रही हो। तो ये जो है सिलेक्शन क्राइटेरिया था, यहीं पे ये जो फंड मिला था यूज होना था इन्हीं एरियाज में। ऑब्जेक्टिव क्या था ईएमपीसी की? मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी मलेरिया से जो हो रही है उसको कम करना था। और जो अभी तक हमने मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन के जरिए जो हमने अचीवमेंट हासिल की थी, उसको और कंसोलिडेट करना था, उसको लूज नहीं करना था। ये ऑब्जेक्टिव था। इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज क्या थी इसमें? अर्ली केस डिटेक्शन एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, ये इसकी स्ट्रेटजी थी। तो उसके लिए लिंक वर्कर, पहली चीज, 1 पर 2000 पॉपुलेशन, 2000 पॉपुलेशन पे एक लिंक वर्कर। माइक्रोस्कोपी होनी चाहिए, डिपिस्टिक टेस्ट एंड फीवर ट्रीटमेंट डिपो। ये किस में आ रहा था? अर्ली केस डिटेक्शन एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट में, उसके अंदर का ये कंटेंट था। फिर आया सिलेक्टिव वेक्टर कंट्रोल। सिलेक्टिव वेक्टर कंट्रोल का मतलब, वेक्टर क्या है इसका? एनाफ्लीज था, एनाफ्लीज मॉस्किटो, उसको कंट्रोल करना था। सबसे अच्छी चीज क्या है? लार्विवोरस फिशेज, जैसे गैम्बूसिया एफिनिस करके है वो उसका नाम। ये क्या करती है? ये सरफेस फीडर है। सरफेस पे जो लार्वा होगा, सरफेस पे जो लार्वा होता था वो एनाफिलीज का होता था। तो ये मछलियां जो इजिली जो इसको फीड करते थे, फर्दर जो है जब लार्वा ही खत्म हो गया तो आगे एडल्ट कहाँ से बनेगा? तो धीरे धीरे क्या होगा? पॉपुलेशन कम होती चली जाएगी। तो इंट्रोडक्शन ऑफ लार्विवोरस फिशेज, यूज ऑफ बायोसाइड्स, यानी इनको किल करने के लिए बायो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली इंसेक्टिसाइड होनी चाहिए। बैसिलस thuringiensis H14, ये एक टाइप का बैक्टीरिया होता था। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एंड रेजिडुअल स्प्रेइंग इन एरियाज विद मोर देन वन केस ऑफ प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम, है ना। यहाँ पे रेजिडुअल स्प्रेइंग होनी थी। स्प्रेइंग के लिए वही तीन आपके पास इंसेक्टिसाइड हैं, डीडीटी, मैलाथियन एंड पायरेथ्राइड्स। पर्सनल प्रोटेक्शन में बात जो आती है वो आती है किसकी? अब मलेरिया से प्रोटेक्शन लेना पर्सनली, तो कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? अब ये तो रूरल एरिया के लिए चल रहा है, ट्राइबल एरिया के, वहां पे क्या ज्यादा से ज्यादा भाई उनके पास ऑल आउट तो होगा नहीं, ट्राइब्स के पास। और जब चल रहा था उस वक्त ऑल आउट शायद आया भी ना होगा। तो पर्सनल प्रोटेक्शन में क्या चीज आ गई? बेड नेट, बेड नेट्स ही थे, है ना। वो कैसे? वहां पे इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेट्स, ना, इंसेक्टिसाइड्स ट्रीटेड बेड नेट फॉर पर्सनल प्रोटेक्शन। ये सारे क्या स्ट्रेटजीज थी किसकी? इनहेंस मलेरिया कंट्रोल प्रोजेक्ट की।
अब इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेट्स की कुछ खसूसियात भी थी, खासियत भी थी ना। स्पेशली इसमें क्या था, डेल्टा मेथ्रिन को यूज किया जाता था, डेल्टा मेथ्रिन को। अब जो इंसेक्टिसाइड इसमें यूज किया जाता था बेडनेट्स में, वो डेल्टा मेथ्रिन, एक तरीके का ये पायरेथ्राइड है ना, डेल्टा मेथ्रिन ये यूज किया जाता। और इससे देखा गया कि मलेरिया का इंसिडेंस और एपीआई जो है, जिन लोगों ने या जिन एरियाज में लोग इंसेक्टिसाइडल ट्रीटेड बेडनेट्स को यूज कर रहे थे, लगातार उसका इंसिडेंस कम होता चला जा रहा था ना। एवरेज डिक्लाइन इन एनाफिलीज मॉस्किटो डेंसिटी 68% और 50% तक जो है क्यूलिसिन मॉस्किटोज की डेंसिटी भी कम हो गई उन एरियाज में जहां पे इंसेक्टिसाइडल ट्रीटेड पेडनेट्स जो है कंटिन्यूअसली यूज होने लगे थे। केमिकल्स क्या क्या यूज होते थे, स्पेसिफिक जो है वो डेल्टा यानी पायरेथ्राइड्स ही यूज होते थे सबसे ज्यादा, सिंथेटिक पायरेथ्राइड्स। कौन से, डेल्टा मेथ्रिन 2.5% इन डोसेज ऑफ 25 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर। दूसरा साइक्लोथ्रिन 5% इन डोसेज ऑफ 50 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर। इसके अलावा बहुत सारे और भी थे, परमेथ्रिन था, लैम्डा साइक्लोथ्रिन है, इटोफेनप्रॉक्स है, साइपरमेथ्रिन थे, ये भी थे, लेकिन मेन क्या था, डेल्टा मेथ्रिन सबसे कॉमनली यही यूज हुआ इंसेक्टिसाइडल ट्रीटेड बेड नेट्स में ना। इफेक्टिवनेस क्या होती थी पायरेथ्राइड्स की, 6 से 12 महीने की तो होती थी, लेकिन रिकमेंडेशन क्या था कि हर 6 महीने पे इसको रिट्रीट कर दिया जाए, फिर से इसमें इंसेक्टिसाइड को ऐड कर दिया जाए। फिर आया एक चीज और, लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल मॉस्किटो ने, ये तो हर 6 महीने पे इसको रीट्रीटमेंट का रिकमेंडेशन था। तो जब लॉन्ग लास्टिंग लाया गया, तो इसमें पायरेथ्राइड तो थी, साथ में एक बाइंडर को ऐड कर दे। बाइंडर का काम क्या होता है, जकड़ के रखने का, रोक के रखने का। तो बार बार अगर वॉश भी की जाती थी मॉस्किटो नेट, तो उससे जो ये पायरेथ्राइड्स होते वो आसानी के साथ वॉश नहीं होते थे, वो उसमें रहते थे, है ना। तो दैट अलाउज द नेट्स टू बी वॉश मोर देन 20 टाइम्स, 20 मरतबा से ज्यादा तक वॉश करते रहिए, पायरेथ्राइड्स उसमें मौजूद रहेगा। तो अगर 20 मरतबा से ज्यादा वॉशिंग पे ऑन एवरेज ये माना गया कि 3 साल से ज्यादा तक इजिली जो है ये आसानी से, एक ही बेड नेट है, एक बार ट्रीट कर दिया गया तो वो यूज होता रहेगा। तो वो लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल मॉस्किटो नेट्स में आया। 20 टाइम से ज्यादा उसको वॉश किया जा सकता था, 3 साल से ज्यादा टाइम तक उसको यूज किया जा सकता था। और वैसे कॉमन जब सिर्फ था इंसेक्टिसाइडल ट्रीटेड बेड नेट, तो वहां पे 6 महीने पे, हर 6 महीने पे उसको रिट्रीट करना था। पैराथ्राइड्स ऐड वहां पे भी थे, बस एक एडिशन किसको कर दिया गया, केमिकल बाइंडर का। मॉस्किटो कंट्रोल, अब ये लास्ट दो लाइन है बहुत, ये आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट है दोनों लाइन, कि मॉस्किटो कंट्रोल के लिए जो बेड नेट्स यूज होते थे हाउस होल्ड लेवल पे, उनमें पर स्क्वायर इंच नंबर ऑफ होल्स, मान लीजिए 1 स्क्वायर इंच है, तो यहाँ पे टोटल होल्स कितने होने चाहिए ना, मोर देन 150, मोर देन 150, 150 से ज्यादा होल्स होने चाहिए पर स्क्वायर इंच। और एक होल का, ये जो छोटा सा, एक छोटा सा सुराख है, इसका कितना डायमीटर होना चाहिए, लेस देन 0.0475 इंच।